नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। क्योंकि चुनाव का मौसम है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है और कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। कल बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन अभी हरियाणा को दूर रखा गया है, उस पर भी बात करेंगे। और देश भर में क्या माहौल है, जैसे आज बिहार में तेजस्वी की रैली हुई और कहें किस तरीके से वहां पे राहुल गांधी पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इन पे बात करने के लिए हमारे साथ है परवीन राव, वो भी, और साथ के अंदर पूर्व पार्षद विनय यादव जी है। तो इसी में बात करेंगे। बॉबी राव जी, पहले आपके पास आ जाता हूं। कल 195 नामों की लिस्ट आई है बीजेपी की। हरियाणा को भी दूर रखा गया है। भूपेंद्र का जिक्र था कि गुड़गांव लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं, लेकिन अब उनको अलवर भेज दिया, यानी कि बैक टू पवेलियन कर दिया है। और पिछले कई दिनों से कहे भूपेंद्र यादव को सक्रिय कर रखा था। क्या लगता है, राव का कांटा निकल गया या अभी भी कांटे बाकी है राव की राह में? मोहनलाल जी नमस्कार, विनय भाई नमस्कार। नहीं, भूपेंद्र भाई कभी राव साहब की राह में कांटे नहीं थे, और भूपेंद्र जी ने कभी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के लिए टिकट नहीं मांगी थी। वो भिवानी महेंद्रगढ़ की टिकट के लिए इच्छुक थे और वो अपनी वहां से तैयारी कर रहे थे। और रहा उनका अलवर जाना, तो उनने अपनी जो 2-3 उनने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम सुझाए थे, उसमें एक अलवर भी था। तो इस बारे में विस्तृत रूप से जो ये इलेक्शन कमेटी बनाई थी, तो उसमें चर्चा हुई थी। जब चर्चा हुई तो पार्टी को भी लगा कि भाई सीट निकलनी चाहिए, कई सीट पे रिस्क ना हो, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए उनको अलवर भेजा गया। और रहा बात राव साहब का, तो मोहनलाल जी, मैंने आपके पिछले भी एक डिबेट में कहा था कि हमें टिकट की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता का विषय है ही नहीं, ना चिंता है ना डर है। क्योंकि जो ये तथाकथित छोटे गली मोहल्ले के लीडर हैं, अरे भाई, अगर आप लोकसभा के हिसाब से देखें, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, अगर आप लोकसभा के हिसाब से देखें तो कापड़ीवास जी आज 10,000, 12,000, 15,000 वोट में बैठते हैं, उनकी क्या रुकत है? कहीं स्टैंड ही नहीं करती। 20-22 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 10-12 हजार वोट क्या स्टैंड करते हैं? कोई स्टैंड नहीं करता। डॉक्टर अरविंद है, वो तो कोई चुनाव नहीं रहे। 37,000 वोट विधानसभा में कापड़ीवास जी के 35-37,000 वोट है। आप 10-12 हजार मत कहो, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप कापड़ीवास जी को छोड़ दीजिए। मैं पहले मैं सवाल कर दूं आपको। सर सुनिए, विधानसभा के अंदर 37 प्लस कापड़ीवासी के 25,000 वोट आए थे, तो दोनों के 12,000 वोट बांट लो। नहीं, वो नहीं है, वो चीजें नहीं। जो लॉजिकली बात है, मेरा एक सवाल ये है, भूपेंद्र यादव को सक्रिय करना हरियाणा के अंदर, जब वो राजस्थान से थे, राज्यसभा से थे, हरियाणा में कोशिश तो दबाव बनाने की कोशिश तो की गई। सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में लिया गया, राव इंद्रजीत को भी ले सकते थे। अगर राव का भाई, ये तो 16 तारीख के बाद जब राव का कद देखा है, उसके बाद कई डिसीजन बदला है। तो राव से डर तो था ही कि भूपेंद्र यादव को कहीं राव के हटा करके उतार दिया तो एक सीट ना चली जाए। सर ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में राव साहब पिछले 9-10 साल से हैं, तो मोदी जी से नजदीकी राव साहब की पहले से है। इसमें दबाव तो बनाए रही है ना, उनकी घेराबंदी करने की तो तैयारी कर ही रहे हैं, लगातार हो रही थी। चर्चाएं मीडिया में खबरें आती थी, भाई भूपेंद्र यादव को यहाँ लेके आया, जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पे निकाली, तमाम चीजें हुए, कई सारी चीजें थी। सर ऐसा है, ये कुछ छोटे मोटे लीडर थे जिनने इसको बेवजह हवा दी थी कि एक खामखा का भूपेंद्र भाई, सुधा जी, राव साहब के बीच में कोई क्या कहते हैं कि भाई डिफरेंसेस पैदा हो और ये अपनी रोटी सेक सके। बेसिकली बात एक इतनी सी बात थी। यहाँ से कभी भी वही विनय जी को भी जोड़ लेता हूँ। विनय जी, आपको क्या लगता है, अब अलवर भेज दिया, आपको नहीं लगता घेराबंदी करने की कोशिश तो खूब की गई? भाई सुधा यादव राजनीति में कहीं नहीं थी, शांति से बैठी थी, एकाएक उनको संसदीय बोर्ड में लिया गया। मोहन जी देखिए, राजनीति में अलग अलग तरह के जो है वर्कर काम करते हैं, सब एक क्षेत्र में एक तरह से काम नहीं कर सकते। भूपेंद्र यादव की राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी भी हरियाणा के हमारे इस क्षेत्र से जुड़ी नहीं रही है। आप पार्टी में उनकी जो आप जब भी वर्किंग देखेंगे तो राजस्थान में ही ज्यादातर सक्रिय रहे हैं, और उनकी वही कर्म भूमि है। अगर राजनीतिक रूप से आप देखना चाहें तो क्या राव को डराने के लिए हरियाणा के अंदर एंट्री कराई गई थी कि राव पे दबाव बन सके, थोड़ा सा ये लगे कि भाई बीजेपी का विकल्प है, राव इधर उधर ना जाए, ऐसा वैसा ना करे?
लेकिन अब तो कांटा निकल गया, अब तो उनको भी राजस्थान भेज ये दिया। 2 वजह थी। उस समय कई स्टेट्स में चुनाव थे और उन्हें ओबीसी से कोई ना कोई मंत्री बनाने थे, इसलिए उस टाइम ये जो 3 जो ओबीसी से राज्यसभा सांसद बनाए गए, वो लोगों में ये मैसेज देने के लिए बनाए गए थे कि हमने ओबीसी से राज्यसभा के अंदर सांसदों को भेज दिया और उनको मंत्री बनाया है। दूसरा इसका एक फैक्टर ये था, अब उस समय बीजेपी के अंदर एक बिखराव की स्थिति आ गई थी। अब जो राव इंद्रजीत से जो नाखुश थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो उपेक्षा के शिकार थे, जो अपने आप को एक अलग दायरे में रखना चाहते थे, जिनकी रामपुर हाउस में जाने पर किसी तरह की पूछ या कदर नहीं होती थी, या वो वहां नहीं जाना चाहते थे, वो लोगों को, वो लोग पार्टी छोड़कर ना जाए, ये हाईकमान तक मैसेज चला गया था। पार्टी के अंदर अब लोग नाराज है, वो कहीं दूसरे दल का विकल्प तलाश सकते हैं, तो उनको एक ठिकाना देने के लिए भूपेंद्र यादव जी का उनको एक ठिकाना दिया गया। अब जो लोग रामपुर हाउस राव इंद्रजीत की शरण में नहीं जा सकते हैं, वो पार्टी छोड़ के ना जाए, आपको एक विकल्प के तौर पर हमने एक ठिकाना दे दिया है, आप अपनी हाजिरी वहां दर्ज करवा सकते हैं, वहां लगा सकते हैं। उसके बाद सुधा की एंट्री संसदीय बोर्ड में लिया गया, फिर एक विकल्प देने की कोशिश की गई। तो सवाल ये ना, अभी भी एक संशय बना हुआ, हरियाणा की टिकट की घोषणा नहीं की है, क्या लगता है अभी भी सुधा को लड़ाएंगे या ये कांटा भी निकलेगा? दूसरा उसके बाद ये था, अगर राजनीति में सब कुछ संभव है, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता कि राव इंद्रजीत सिंह बैक टू पवेलियन हो सकते हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी अगर लहर नहीं होगी तो वो दरकिनार करके या कोई उन्हें एडजस्टमेंट उनकी भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो पाएगी, अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं तो एक विकल्प के रूप में भी पार्टी एक उम्मीदवार को रखना चाहती थी, ताकि राव इंद्रजीत सिंह पर ये पूरा दबाव बना रहे, प्रेशर बना रहे और वो इधर उधर जाने की मंशा ना रखे। इसलिए भूपेंद्र यादव को पार्टी ने कभी नहीं कहा कि वो हम उनको उम्मीदवार बना रहे हैं, ना कभी भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने का इच्छुक या मैं लड़ रहा हूँ। बाकी जो पार्टी के जो वर्कर थे, जो नेता थे, जिला अध्यक्ष थे या मंडल अध्यक्ष थे, उनके थ्रू मैसेज ये लोगों में दिया गया, राव साहब अगर पार्टी छोड़कर जाएंगे तो उनकी जगह भूपेंद्र यादव को टिकट देकर हम लोकसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। यानी कि राव को डराने की एक रणनीति थी कि भाई डर भी जाए, राव थोड़ा सा उभर करके ना जाए। बॉबी राव जी, देखिए विनय जी ने तो बड़े विस्तार से बता दिया कि जिस तरीके का बिखराव था, एक विकल्प दिया गया, कार्यकर्ता ना बिखरे, भूपेंद्र यादव को लिया गया, फिर सुधा यादव को। लेकिन 16 मार्च के बाद जिस तरीके से 16 फरवरी जो गई है, जिस तरीके से एम्स का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद जो राव का कद देखा है, लगता है बाद में निर्णय लिए गए हैं। ये अभी भी कुछ बीजेपी चाहेगी कि हमारे बीजेपी का वर्चस्व हो किसी तरीके से? मोहनलाल जी, राव साहब का कद पहले भी ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा रहेगा, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कोशिश की जाती है पलड़े कभी ऊपर कभी नीचे किसी को दबाने के लिए कि राव ज्यादा डिमांड ना करते, राव कुछ ना करते, लेकिन अभी सुधा का कांटा लगा हुआ है। अभी कभी सुधा को कहने में लोकसभा से आप लड़ लो। मोहनलाल जी, कोई कांटा नहीं है। और ये दूसरी बात, ये पहले ही मैंने आपको बताया कि ये छोटे मोटे जो लीडर हैं, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इन महत्वाकांक्षाएं के लिए ये गॉसिप चलाते रहते हैं। ये सिर्फ गॉसिप की बात होती है। आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और रही बात राव साहब की, जिस तरीके से एक एक सीट की मारामारी हो रही है, आप देख रहे होंगे, नारे बड़े बड़े बात की जाती है, बड़े बड़े नारे हवा के अंदर 370 400, लेकिन अंदर जब जमीन पर आप उतरते हो तो दिखता है मैदान खाली है। खुद को बीजेपी को लगता है, मोदी जी को लगता है कि आप 150 पौने 200 में सिमटे हुए हो, लेकिन ओरा खड़ा कर दो 200 का 400 का, ताकि रोड़ा मचाए। जैसे 75 पार का 19 में नारा लगाया, 40 पे हम सिमट गए। अंदर सर्वे बीजेपी को भी पता है कि आपकी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग निराश है, बेरोजगारी से बुरी हालत है, जीएसटी से लोगों की बुरी हालत है, किस तरीके से अपराध बढ़े हैं, रोजगार लोगों के पास है नहीं, महंगाई की मार जबरदस्त है, तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे बीजेपी बात नहीं कर रही है, सिर्फ एक नारा 400 पार 400 पार। अरे भाई 400 होता तो दिखता ना, आपको क्या जरूरत है एक आदमी की लेने की? फिर तो आदमी ठसक से बात करता। मोहनलाल सुनिए, गंभीर कहता मैं चुनाव नहीं लड़ूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूं। मोहनलाल जी सुनिए, जब भी दो पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो आपने कभी देखा है कोई पहलवान कहता है कि मैं हार जाऊंगा? वो पहलवान कहता है मेरे में जोर जाता है, मेरे में इतना जोर है, मेरे में इतना जोर है। तो ये तो हमारी देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बॉबी राव जी आपकी बात में दम है, दो पहलवान लड़े ना, लेकिन आप लंबी फेंकते हैं भाई, आप एफएलडी वाली बात करते हैं, फैक्लोजी डिपार्टमेंट वाली बात करते हैं, 400 बात। भाई आपके पास 300 सीटें हैं, उत्तर भारत के अंदर आपने 25 की 25 राजस्थान में ली हुई है, हरियाणा में आपकी पूरी आई हुई है, मध्य प्रदेश में, तो ये सीटें भर जाएंगी।
10 की हरियाणा के अंदर 25 सीट हो जाएगी। मोहनलाल जी, कहां से आ रही है कोशिश 370 सीट, 400 सीट कहां से आ जाएगी? मुझे आप एक बात बताइए मोहनलाल जी, मेरे एक छोटी सी आप बात का जवाब दीजिए। जी। आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है, पिछले साल उसके बच्चे के नंबर आए थे 80%। घर वाले पेरेंट्स कहते हैं भाई इस बार तू 90% लेके आई हो, या 90% फालतू लेके आ रहा है। बच्चा कोशिश करता है, बच्चा ले आता है 90%, पेरेंट्स की संतुष्टि नहीं होती है, वो फिर कहता है बेटा 95% लेके आ रहा है, बच्चा फिर मेहनत में लगता है। तो ऐसे ही चुनाव के हालात है मोहनलाल तो जी। बचाए तो सही भाई, सीट है कहाँ भाई, सीट है कहाँ विनय जी? कहीं आपको सीट लगती है भाई? हरियाणा में आपने पूरी ले रखी है, राजस्थान में पूरी ले रखी है, मध्य प्रदेश में, बंगाल में आपका था, बिहार की आज रैली हुई है, रैली बता देगी क्या बुरी हालत वहां पर है, किस तरीके से आज तेजस्वी की रैली के अंदर लोग उमड़े हैं। विनय जी से एक बार पूछ लेता हूँ, विनय जी आपको लगता है कहीं ये नारा कहीं सटीक बैठता है? ये सब हवा के अंदर एक तीर है ये। मोहन जी, अगर बात करें सीटों की तो सारी पार्टी दावे करती हैं, पर उन दावों में हकीकत कितनी नहीं है ये देखना जनता पर निर्भर है, वो कितना बुद्धि और अपने विवेक से काम लेके सोच पाते हैं। मीडिया का क्या है, मीडिया को पैसे मिल रहे हैं प्रचार के लिए, आपने जो उनको विज्ञापन के रूप में पैसा दिया वो आपको उन्होंने चला दिया, इतनी सीटें। हरियाणा में नारा कितना दिया गया था? 75 पार का दिया गया था, सीटें कितनी आई? पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, 200 पार का नारा दिया था मोदी जी ने, सीटें कितनी आई? 79 के आसपास, लगभग 69-79। तो इसी तरह का नारा मध्य प्रदेश में दिया गया था, वहां सीटें कितनी आई? आप जो सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं, आप पिछले स्टेट्स के सबका उनकी भाषण रैली और उनका रिकॉर्ड निकाल के देखिए, उन्होंने दावा कितने का किया था, आई कितनी सीटें हैं, उस पर डिपेंड करता है ये। अब वो 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो आप उससे आप डिवाइड कर दीजिए, हकीकत में पता चल जाएगा कि कितनी सीटों पर वो खेल रहे हैं। सीधा कहते हैं ईवीएम हमारी है, 542 की 542 सीटें हमारी है, सीधा बोल दे भाई, जरूरत क्या चुनाव की? नहीं मोहन जी, देखो ईवीएम तो हर एक मतदाता की है, जनता की है, सरकार की है, चुनाव आयोग की है। अगर उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि लगती है तो उसके लिए आपको आगे अधिकार है अपील करने का, अपनी कंप्लेंट दर्ज करने का, हर राजनीतिक पार्टी को है। सुनी कहाँ जा रही है वो अलग, मैं उसी बात कर रहा हूँ। अब वो अलग बात है, अगर सरकार किसी भी तरह के मुद्दे को, शिकायत को, कंप्लेंट को प्रायोरिटी पे सुनना नहीं चाह रही है, वो उस कंप्लेंट को तब तक रिजॉल्व नहीं करती, नहीं सुनती है, जब तक उस कंप्लेंट से अपना वो मकसद पूरा नहीं कर देती है। उसके बाद वो उसके ऊपर एक्शन लेके दिखाती है, देखो हमने कर दिया, पर उससे पहले उसका फायदा वो ले चुकी होती है। चलिए, बॉबी राव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बॉबी जी क्या कहना चाह रहे थे आप, ये बताइए। मैं मोहनलाल जी ये कहना चाह रहा था कि पिछले 10 साल से यही सेम ईवीएम मशीन दिल्ली के अंदर भी है। तो दिल्ली में केजरीवाल जी कोई बीजेपी के कैंडिडेट थोड़ी है। अब केजरीवाल जी पूरी मेजोरिटी लेके आ रहे हैं, अपोजिशन में एक बार तो बीजेपी की 3 या 4 सीट थी, अब बढ़ के वो 5-6 हो गई है। तो ये जो आप कह रहे हो ईवीएम, तो हम किसी का कुछ भी कह सकते हैं, मगर बेसिकली बात क्या है कि वर्कर कहाँ जुड़ा हुआ है, कहाँ देता है। हम क्या है कि हम आपस में 10 लोग बैठ के बात करते हैं, तो उस 10 लोग में ही मतों का मतभेद है। तो हम आपस में कितने जिगरी दोस्त हो, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई चौटाला साहब से जुड़ा हुआ है, कोई बंसीलाल परिवार से जुड़ा हुआ है, कोई राव साहब परिवार से जुड़ा हुआ है, सब में मतभेद होता है, खुल के नहीं आता है। अब हम लोग छोटे से दायरे में रहकर अगर उस चीज का करें तो वो गलत है। अब रही चलिए, हम तो ये पूछ रहे हैं, हम तो आप इधर पूछ रहे हैं, पैनल पे बैठे हैं, पिछले 10 साल में पैसे को लेकर के, कारोबार को लेकर के, बॉबी राव जी आपकी कोई स्थिति बदली है या आपको लगता है वाकई पैसे से लोगों का बुरा हाल है, बाजार में काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी की बुरी हालत है? दिल से बताइए, एक निष्पक्ष होकर के, ना राव के आदमी, ना बीजेपी के आदमी, ना किसी के आदमी, एक आम आदमी की भांति में आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्या मानते हैं देश की हालत इस वक्त क्या है? देखो मोहनलाल जी, बेरोजगारी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी समस्या है। रही बात काम धंधे व्यापार की, तो काम धंधे व्यापार तो पहले भी ऐसे चला करते हैं, अब भी ऐसे चल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हाँ वो ठीक है, लोगों को खर्चे बढ़ गए हैं, अपने सब कुछ। अब पहले 10 से 15 साल पहले घर के अंदर एक मोबाइल फोन होता था, एक स्कूटर साइकिल होती थी। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमने बच्चों को भी स्कूल में मोटरसाइकिल स्कूटी भेजना शुरू कर दिया, तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे। हाँ, कमाई पिछले 10 साल में हर आदमी पे 1-1 लाख का नया कर्जा चढ़ गया। 135 करोड़ की आबादी है, 150 लाख करोड़ का नया कर्जा हो गया देश पे। क्या बात कर रहे हो आप? फिर भी पैसा नहीं है बाजार में, वो पैसा कहाँ जा रहा है? सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से एक पार्टी को इतना चंदा मिलता है 90%, अकेली को 10% पे, बाकी के 10 लोग।
फिर सवाल ये उठता है कि सब कुछ वो पैसा जा कहाँ रहा है, लोगों की जेब में पैसा क्यों नहीं है, बॉबी राव की जेब में पैसा क्यों नहीं है। आज किसी भाजपाई से बात कर लो कि 10-20 हजार रुपए खर्च कर सकता है क्या, उसकी हवा निकल जाएगी। आम आदमी की जेब में पैसा है या नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये था। अगर मैं आपसे कहूँ भाई बॉबी राव जी आपको 1-2 लाख रुपए खर्च करने, आपकी हिम्मत है नहीं है। भाई आदमी का अपना नजरिया होता है पैसा खर्च करने का। मुझे आप बोलो कि आप भाई इस चीज में पैसा खर्च कर दो, अगर मुझे लगेगा फिजूल खर्ची है मैं उसको स्पष्ट मना कर दूंगा। मुझे लगेगा इस चीज की जरूरत है, खर्च करना है तो खर्च करते हैं। 10 साल की अचीवमेंट है, मतलब 70 सालों में देश पे 55-60 लाख करोड़ का कर्जा था और पिछले 10 साल के अंदर 200 कुछ कर का कर्जा हो गया, यानी कि 150 लाख करोड़ का नया कर्जा बढ़ गया। तो आपको नहीं लगता हर आदमी पे 1-1 लाख का कर्जा हो गया, देश तरक्की कर गया, इसी को देश की तरक्की बताएगा। मैं आपको जवाब देता हूं। रिवाड़ी हमारा छोटा सा शहर है, एक ही है। अब रिवाड़ी के पास पिछले 10 साल के अंदर रिवाड़ी के चारों तरफ 3-4 नए हाईवे निकल गए हैं। पहले तो एक ही हाईवे था। अब जब हमारा छोटे से शहर की तरफ इतने निकल गए हैं तो पूरे हिंदुस्तान में कितने निकले होंगे। जब कोई देश का टैक्स कहाँ जा रहा है, देश का कहाँ जा रहा है। जब कह रहे जीएसटी में हमारे पास सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन आ रही है, फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप कर्जा कर करके ला करके घर में फ्रिज, अलमारी और मकान बनवाओगे, अलमारी बनवाओगे, तमाम चीजें करोगे तो उससे देश थोड़ा ही चलेगा। वो तो साल चलने में तो पड़ेगा सब कुछ। जरा मेरी बात सुनिए मोहनलाल जी, जो ये कर्जा आप कह रहे हो, कर्जा वर्ल्ड बैंक देता है किसी देश को तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो। जिसमें भी अगर जिस कंट्री में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उनने पैसा लिया है। नहीं, इस पे देखिए देश एक बाजार है, वर्ल्ड बैंक ये देख रहा है कि भारत एक बड़ा बाजार है। विनय की भारत एक बड़ा बाजार है, इसलिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिल रहा है कि वाकई उस कर्जा लेकर के हम कोई सही काम में लगा रहे हैं। जी, किसी भी देश पे अत्यधिक कर्जा बढ़ना आने वाले समय के विनाश की निशानी है। मतलब जिस भी देश से आप कर्जा ले रहे हैं उसके दबाव में यकीन मानिए आपको रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की स्थिति देखिए, श्रीलंका की देखिए, उन्होंने चाइना से कर्जा लिया, चाइना का इतना दबाव उनके ऊपर बढ़ गया है, उनके अपने जो एक क्षेत्र थे वो चाइना को लीज पे देने पड़े, बेचने पड़ रहे हैं। उनका हर तरह का दखल उनके देश के अंदर हो गया, चाहे वो सेना का दखल है, चाहे व्यापार का है, चाहे पोर्ट का है, चाहे एयरपोर्ट का है। अब इसी रफ्तार से अगर कर्जा बढ़ता रहेगा देश के ऊपर तो आने वाले समय में ये स्थिति हिंदुस्तान के साथ भी होगी। बजट पेश किया जाता है, बजट में ये तो बताया जाता है कि हमने 3% या 10% बजट में बढ़ोतरी की है इस बार, पर ये नहीं बताया जाता कि हमने इस बार कर्जा कितना % और एक्स्ट्रा लिया है। नहीं, वो बजट में ही पिछले बजट का बचा हुआ, मैं वही बता रहा हूँ। इस हालात ये है, आपने जो कर्जा ले रखा है उसका ब्याज उतारने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ रहा है। इस तरह के हालात देश में पड़े हुए हैं। चलिए दूसरा, अभी बात करिए आपने हाईवे की, हमारे शहर के चारों तरफ निकले हैं, केवल वो रोड बढ़िया है जिनसे टोल टैक्स की वसूली होगी। अगर टोल टैक्स जिन पे लगे हुए हैं वही रोड हाईवे बढ़िया बने हुए हैं। बाकी आप अदर जो है हमारे गांव के रोड जाके देखिए, अन्य जो पीडब्ल्यूडी के जो रोड है उनको देखिए कितने भारी खड्डे हो रहे हैं। व्हीकल पे जो टैक्स है वो 4-4 गुना बढ़ गया है। हमारा जो रोड टैक्स लगता है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन टैक्स है, वो 4-4 गुना बढ़ा दिया गया है। फिर वो सड़कें 4 गुना ठीक होनी चाहिए थी, बल्कि वो 4 गुना खराब हो रही है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। इस तरह के सवाल जवाब ना कोई सत्ता से जनता से कर सकता है, ना उनका कोई जवाब दिया जा रहा है। बोल रहे सर सुनिए, आज की तारीख में जो वर्ल्ड बैंक का सबसे कर्जवान देश है वो है अमेरिका। जितनी अमेरिका की जीडीपी है उससे फालतू कर्ज दे रखा है अमेरिका ने। आप जरा हालात देखिए ब्रिटेन की जितनी जीडीपी है ब्रिटेन ने उतना ही कर्जा ले रखा है। अच्छा, मतलब बाकी के देश कर्जा लेके घी पिएंगे तो हम भी पिएंगे। सर सुनिए मोहनलाल जी, मेरी बात तो खत्म होनी चाहिए। ब्रिटेन के अंदर पिछले 3 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं। 2 प्रधानमंत्री तो वॉलंटरी छोड़ के चले गए अपनी कुर्सी कि जी मुझसे नहीं संभलता है, जो इकोनॉमिक स्थिति है देश की हमसे नहीं संभलती। तो कैसे संभलेगी? सवाल तो यही पूछ रहा हूं मैं आपसे। जब आप कर्ज ले लेके घी पियोगे तो देना तो पड़ेगा। वो आपका मकान गिरवी रखेगा, आपका तमाम सामान रखेगा। चलिए उन तमाम चीजों को छोड़िए, बड़ी बहस हो जाएगी। आज ये बताइए, बिहार में जो रैली हुई तेजस्वी यादव की गांधी मैदान के अंदर, क्या लगता है तेजस्वी का तेज वहां देखने को मिला? तेजस्वी के तेज की आंधी के आगे भाजपा टिक पाएगी या जेडीयू टिक पाएगी?
सर खेल तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो आपने एक पक्ष की बात देखी है, ठीक है, अच्छी मेहनत की है उनने, अपने वहां बिहार के अंदर मेहनत की है, उन्हें रैली की है, उनकी सफल रैली थी। अभी तेजस्वी ने तो कह दिया 24 में जदयू खत्म हो जाएगी। क्या जी? उन्होंने कह दिया जदयू खत्म हो जाएगी 24 में। जो हालात और स्थिति लगती है, जिस तरीके से बार बार पलटी मारी जाती है, जिस तरीके से आज उसके साथ कहें कि नीतीश जी एक थाली का बैंगन बन गए, कभी इधर भजन आए तो इधर लुढ़क गए, इधर आए तो उधर लुढ़क गए। यानी कि उनका कोई स्टैंड नहीं है। इतना लंबा राज करने के बाद अगर एक मुख्यमंत्री का कोई स्टैंड नहीं है, उसकी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। अब उसके 40-45 विधायक हैं, वो उस पर कूद रहे हैं, तो आने वाले दिनों में 45 भी नहीं बचेंगे। सर कोई पार्टी कभी भी खत्म नहीं होती है। ये जो कहने वाली बात होती है कि पार्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है, उनका राज आज 20 साल से ज्यादा का राज हो गया, तो 20 साल के ज्यादा राज हो गया तो एक बार लग रहा है यहाँ से, मगर इस देश के अंदर कोई पार्टी कभी भी खत्म नहीं हुई है। और क्षेत्रीय पार्टी तो खत्म होती है, मर्ज हो जाएगी, नहीं होती, लेकिन नहीं आप होती। भाई मोदी जी नेशनल पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस को मुक्त कर दूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, तो उसको तो लोग मानते हैं। नहीं हो गया क्या? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ मुझे आप। सर हो गया क्या? तो भाई जैसा नीतीश जी कर रहे हैं, जनता की देख रही है बिहार की। आज अगर ये लाखों की भीड़ भाड़ तेजस्वी की रैली में उमड़ी है गांधी मैदान में, तो कुछ तो वजह होगी। लोग हताश हैं, बीजेपी को आने नहीं देना चाहते, या बीजेपी से नाराजगी है। सर लोग सर मेरी बात सुनिए ना, लोग आएंगे, सपोर्टर है, चाहते हैं उनको, चाहते हैं वो लोग आएंगे रैली में। यहाँ से जब तो मोदी जी की रैली होती है वहां भी लोग आते हैं, बीजेपी रैली। आप किस तरीके से देखते हैं आज ये बिहार की रैली को? पूरा भाषण आपने सुना होगा, तेजस्वी की दहाड़ सुनी होगी, कहें कि महागठबंधन की रैली है, इंडिया के तमाम लोग वहां पहुंचे, राहुल गांधी वहां पहुंचे, अखिलेश यादव वहां पहुंचे, सीपीएम के नेता वहां, कई सारे नेता पहुंचते हैं, सेंचुरी सीताराम येचुरी वहां पहुंचे हैं, सबका कहें कि खड़गे साहब वहां पहुंचे हैं। तो आज एक लाखों की भीड़ देखने को मिली। क्या लगता है कोई बिहार के समीकरण बदल सकते हैं 2024 में? क्योंकि चुनाव सर पर है और 40 सीटें हैं, पिछली बार उन्होंने जीती हुई है 39 सीटें। मोहन जी, यकीनन आज की रैली जो गई है उसमें बेतहाशा भीड़ थी और लगभग 10 लाख से ऊपर की जनता उस भीड़ के रैली के अंदर थी। रैली इंडिया गठबंधन की थी, तो इंडिया गठबंधन के लगभग जो भी नेता वहां जा सकते थे वो गए हैं। पर सबसे बड़ी खासियत इस रैली की क्या रही है, अगर सरकार की जितनी भी रैलियां होती हैं वो एक इवेंट मैनेजमेंट, एक प्रायोजित प्रोग्राम होती है जिसमें प्रशासन की भी भीड़ होती है, उनका पूरा दखल होता है, जनता को लाने ले जाने के लिए पूरे साधन मुहैया कराए जाते हैं। और कई कई रैलियों में तो ऐसा होता है कि लोगों को पैसे देकर रैलियों में लाया जाता है। अब इतना पैसा तो क्षेत्रीय पार्टी के पास है नहीं, क्योंकि आज के समय में सबसे अधिक अगर इलेक्टोरल बोर्ड से चंदा मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और उस पैसे का बखूबी इस्तेमाल हो रहा है सरकार गिराने में, बढ़ाने में, विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त में। मगर इस रैली के अंदर जो लोग आए हैं वो लोग बिना पैसे के, बिना व्यवस्था के, अपने साधनों से, संसाधनों से आए। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग आए हैं वो बदलाव के मूड में है, विचार में है। नहीं, आप एक और चीज देख रहे हैं, 2024 का चुनाव इसी तरीके से लड़ा जाएगा। एक बार एक तरफ बड़े बड़े धन्ना सेठ जो पैसा फाइनेंस कर रहे हैं पार्टियों को, क्योंकि बड़ा बड़ा उनसे फायदा उठाते हैं राजनीतिक पार्टियों से, खासकर बीजेपी से। या फिर 2024 का जो चुनाव वो देखा जाएगा, एक तरफ पैसे वाली पार्टी, एक तरफ गरीब पार्टी, और लोग खुद साथ आएंगे। मोहन जी, जिस तरह से जो औद्योगिक घराने हैं जिनके ऊपर कर्जा था, जो माइनस में चल रहे थे, उनको लोन देकर और फिर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ताधारी पार्टी ने चंदा लिया है। तो यह आप यकीन मान के चलिए कि उन्होंने चंदा अपनी मर्जी से नहीं लिया गया है, वो तो एक तरह से उनको दबाव और शर्तों पे लोन दिलाया गया कि आप इतना चंदा हमें देंगे तब आपको हम ये लोन दिला सकते हैं। और जब किसी को दबाव में लाकर शर्तों पे चंदा लिया जाता है तो ये मान के चलिए वो दिल से खुश नहीं है, वो मजबूरी में दे रहा है, पर उसकी इतनी हैसियत नहीं है, इतना विद्रोह करने की उसमें क्षमता नहीं है, क्योंकि वो व्यापारी आदमी है, तो वो चुप रहकर के अपना काम करना चाहता है। अब बदलाव तो हर व्यापारी चाह रहा है, हर इंडस्ट्री चाह रहा है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर आप सत्ता के झूठे गुण नहीं गाएंगे, उनको चंदा नहीं देंगे तो ईडी सीबीआई की रेड होगी, आपके संस्थान बंद कर दिए जाएंगे, आपके उद्योग धंधे बंद कर दिए जाएंगे। मगर वो बदलाव चाहता है, उन्हें यकीन लग रहा है कि जिस तरह पुरानी सरकार के समय में नाजायज परेशान नहीं किया जाता, तो सत्ता परिवर्तन होगा तो हमें इस तरह से नाजायज परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप अपना व्यापार खुले रूप से तरीके से कर पाएंगे। तो इस दबाव की वजह से भी औद्योगिक जो घराने अंदरूनी रूप से क्विट बैक धीरे धीरे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं
अब क्षेत्रीय दलों को भी वो चोर दरवाजे से चंदा मुहैया करा ही रहे होंगे, इसमें कोई नहीं। बोबी राव जी आपको क्या लगता है चंद उद्योगपतियों ने एक 2014 में ओरा खड़ा करके मोदी जी को एक पूरा कहे फ्रंट में लेकर के आए और मोदी कराया और सरकार आई, और उसके बाद किस तरीके से आपके सामने तस्वीर है कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फायदा उठाया, किस तरीके से अडानी अंबानी ने फायदा उठाया। क्या लगता है देश की जनता समझ गई है कि मोदी सिर्फ एक मोहरा है, मोदी को आगे किया गया है, उनको इतना पॉपुलर कर दिया गया कि हर हर मोदी घर घर मोदी और बेनिफिट कोई और ही ठहरा है। मोहनलाल जी, अगर ये उद्योगपति आप जो कह रहे हैं बात, अगर मोदी को बनाने वाले होते तो ये खुद क्यों नहीं बन जाते? नहीं, आज खुद बनने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखिए धीरे ना सर, सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए मोहनलाल जी। बिरला साहब ने राजस्थान से एक बार इलेक्शन लड़ा था, आपके संज्ञान में नहीं है, शायद आपको पता नहीं है बात। ये हमारे जन्म से पहले की बात है। बिरला साहब ने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन लड़ा तो बिरला साहब ने उस वक्त हर एक घर के अंदर एक एक साइकिल बांटी थी। साइकिल देने के बावजूद भी बिरला साहब की जमानत जब्त हो गई थी, और बिरला साहब के परिवार से उसके बाद किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। हाँ, ये बात ठीक है कि ये लोग जो उद्योगपति लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये लोग होते हैं अपॉर्चुनिस्ट। ये देखते हैं जिस तरफ जिस पार्टी की हवा बह रही है, ये पाला बदल के खट वहां पहुंच जाते हैं। 2014 से पहले यही लोग सारे कांग्रेस के साथ थे। क्या क्या फायदा इनने कांग्रेस से नहीं उठाया, क्या क्या पैसा नहीं दिया? आप मुझे बताइए बात, किस उद्योगपति ने या किसी व्यापारी ने क्या फायदा नहीं उठाया? अब ये तो उसमें ये था पहले आटे में नमक खाया जा रहा था, आज नमक में आटा खा गए भाई। इन्होंने अपना एक गोरा खड़ा किया, मोदी को सामने लेकर के पीछे से। नहीं सर सुनिए बात। 2014 में ये देश निर्भया कांड, कोल स्कैम, टेलीकॉम स्कैम, फलाना स्कैम, ढिकाना स्कैम, पूरा देश सड़क पे आ गया था। अब पूरा देश सड़क पे आ गया था तो एक उसके खिलाफ हवा चली थी, मोदी के माहौल बनाया गया था, लोग धोखे में पिट गए। एक भी स्कैम का कहीं खुलासा हुआ है, कहीं कोई मामला है 2G का है, 3G का है, कहीं बताइए कोयले का कोई आरोपी पकड़ा गया हो, कोई जेल हुई हो, किसी को सजा हुई हो, कॉमनवेल्थ में हुई हो। ये तमाम ही कोरा खड़ा किया गया था। एक तरफ रामदेव, एक तरफ अन्ना हजारे, और ये पूरे चक्कर बना करके कांग्रेस जो फंसी हुई जाल के अंदर, पूरी स्थिति आज है। आज आपके रोजगार की पूरी स्थिति है, काम धंधों की पूरी स्थिति है। मोहनलाल जी धोखे में पिटते 2019 में रिपीट नहीं करते। और आज से 3 महीने पहले ही नॉर्थ इंडिया के 4 स्टेट में इलेक्शन थे। राजस्थान में बहुमत से सरकार बनी है, मध्य प्रदेश के अंदर कोई सोच नहीं सकता था 150 से ऊपर सीट आएगी। 150 ऊपर सीट आई है भारतीय जनता पार्टी की। लोग चिल्ला के कह रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर तो कांग्रेस रिपीट करेगी, छत्तीसगढ़ के अंदर फिर सरकार बढ़ गई है। तो ये एक लोगों की अपनी मंशा होती है जिसको कोई रीड नहीं कर पाता। भाई यही तो ओरा खड़ा किया जा रहा है, यही तो ओरा खड़ा किया जा रहा है। नहीं कह रहे थे कि कैसे जीत हो रही है। विनय जी से भी एक बार चलते चलते समय का अभाव है, विनय जी से बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो लंबा हो गया। विनय जी, मेरा जो सवाल है आपने सुन ही लिया होगा। मोहन जी अभी कह रहे थे कि जो राजनीतिक में बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनकी एंट्री क्यों नहीं हो पा रही। जिनकी इच्छा राजनीति में जाने की है, अपने जो बड़े घराने हैं, औद्योगिक घराने, जिनकी इच्छा राजनीति में जाने की है, उसमें इस सरकार में उनको एक बहुत ही सुलभ साधन मुहैया कराया गया है। तो आपको राज्यसभा से सांसद भेज देते हैं। आप बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल को आप मालिकों को देखिए, उनको राज्यसभा से सांसद बना के भेज दिया गया उनके बच्चों को। इसी तरह जो उद्योगपति हैं वो अलग अलग स्टेट में आप आंकड़े निकालेंगे तो बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो परिवार हैं उनके लोगों को राज्यसभा से सांसद बना दिया, किसी को चेयरमैन बना दिया गया है, किसी को बड़े बड़े लोन दे दिए गए हैं। अगर आज की स्थिति ये चल रही है, तो सबसे जो टॉप घराने हैं वो सरकार को वो चला रहे हैं, तो उन्हें सत्ता में रहने की जरूरत क्या है? जो सत्ता उनके आगे नतमस्तक है, उन्होंने वो चला रहे हैं, तो उन्हें सांसद बनने की अन्य पद लेने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात ये है मंत्र हम पढ़ेंगे सरकार में ये सबसे बड़ा चेंज आया है। यही वजह है पैसे का बोलबाला चल रहा है सरकार के अंदर। जिसको जितना बड़ा फायदा सरकार से चाहिए उतनी बड़ी भेंट उसको सरकार में चढ़ानी है। ठीक है, आप सबने अपनी बात रखी, लेकिन 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का। आम जनता से अपील है कि वो तमाम नेताओं को सुने, आकलन करे। हमारी अपील है HR न्यूज की कि आप सोचिए क्या पिछले 10 सालों में, 15 सालों में आपकी तकदीर बदली है, आपके घर में कारोबार, रोजगार मिला है, कारोबार है, बाजार की क्या स्थिति है, तमाम चीजों पे विकास क्या हुआ है, हर एक चीज को आकलन कीजिए, नेताओं को सुनिए आराम से और उनसे सवाल जवाब कीजिए कि वाकई उन्होंने कोई काम किया है,
कोई नेता आपके सवालों का जवाब दे पाता नहीं दे पाता, उसके बाद अपना आप मतदान कीजिए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जल्द ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी, होने वाला है, और उसके बाद विधानसभा चुनाव आएगा। तो तमाम चुनाव के अंदर आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, वो नेताओं से सवाल जवाब करे। और ये तमाम दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, हमने एक चर्चा की चुनाव को लेकर के, बिहार को लेकर के। लेकिन आज जो भी कही है, बिहार की जो रैली हुई है कहें इंडिया गठबंधन की, उसने एक रिकॉर्ड तोड़ रैली को कहीं ना कहीं दिखाया है कि किस तरीके से वहां पब्लिक पहुंची है, लोग पहुंचे। वो वोट में कितना तब्दील हो पाएगा वो चुनाव परिणाम में देखना होगा। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।